बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम मैथमेटिकल मेथड्स की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, 16 से टूवर्ड्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इससे पहले कि हम स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस विद द गिवन कंडीशन। ये जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, जो आपके पास इक्वेशंस दी हुई हैं, इसको जो कंडीशंस दी हुई हैं ना आपको, उसके थ्रू आपने इसको सॉल्व करना है। तो देखें, सारा मेथड वही है जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तक हमने जो सॉल्व किया है जिस मेथड के साथ, वही मेथड आगे स्टार्ट होगा। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जो थोड़ी सी आप कह लें कि कुछ स्टेप्स हैं जो हम आगे इसके यूज़ करेंगे। तो देखें, हमारे पास ये सबसे पहले हम लेंगे इसकी इक्वेशन। तो हमने ब्रैकेट वाला पोर्शन लेना है। तो ब्रैकेट वाला पोर्शन, अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये देखें, इसकी हमने फैक्टराइजेशन की, जो हमारे पास आ गए d+1 एंड d-1 इज इक्वल टू 0। तो ये दो रूट्स हमारे पास निकला है। एक रूट हमारे पास -9 है, दूसरा हमारे पास +1 है। तो यहाँ पे जब रूट्स हमारे पास निकले, अब हमने जनरल सोल्यूशन इसका बताना है। देखें, दोनों रूट्स क्या हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट्स हैं। तो इसके लिए ये इक्वेशन हमने यूज़ की, जनरल सोल्यूशन, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर जो उसने कंडीशंस दी हुई हैं ना, तो वो जो कंडीशंस हैं वो उससे हमने क्या करना है, उससे हमने C1 एंड C2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जितने भी आपके पास कांस्टेंट होंगे ना, वो हमने पुट करके ना यहाँ पे, तो हमने कांस्टेंट की वैल्यूज़ निकालनी है, वो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। वो हमारे पास जो है वो जनरल सोल्यूशन होगा फिर। ठीक है, पहले तो हमने C1 और C2 की वैल्यूज़ फाइंड नहीं की जो पीछे वाले क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें हम C1 एंड C2 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, अब गिवन कंडीशन के थ्रू हमारे पास y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। अब ये y1 में क्या है, यहाँ पे जो 1 है ना, ये एक्चुअल में x की वैल्यू है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट वाला में लिखा हुआ है ना 1, ये हमारे पास x की वैल्यू है, और ये जो है हमारे पास ये y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है हमारे पास। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये y है, अगर हम यहाँ पे 1 लिख देंगे कोई इशू तो नहीं ना होगा। 1 से मल्टीप्लाई होके अगेन 1 y ही आ जाएगा, तो इसलिए कोई इशू नहीं है। तो हमने ये देखें, ये हमने लिखा। तो अब हमने क्या किया, x की जो वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ पे x है आ रहा है इस इक्वेशन में, वहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया। अब देखें y1, क्योंकि यहाँ पे y1 की वैल्यू 1 थी या y की वैल्यू 1 है, तो हमने y1 की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1, और ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे देखें, अब x ख़त्म हो गया। ठीक है, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास देखें क्या है, नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास है y'(1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, y' का मतलब है इस y का हम सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो ये y'(1 ऑफ 0 के इक्वल है। तो सबसे पहले हमने इसका ये जो गिवन जो हमारे पास इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन ए, अब जो हमारे पास रियल में जो जनरल सोल्यूशन हमारे पास निकला है ना, हमने उस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव नहीं लेना। क्योंकि ये देखें, ये सारी तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये तो सारा का सारा 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है, तो इसका अगर लेंगे तो 0 हो जाएगा। हमने वो लेना जिसमें वेरिएबल मौजूद है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे y वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल है। तो इसलिए इक्वेशन ए का आपने जब भी डेरिवेटिव लेना है, इस इक्वेशन का लेना है। तो y का डेरिवेटिव ये आ गया हमारे पास। इसका डेरिवेटिव लेंगे, C1 कांस्टेंट है, ये एज इट इज़। अब देखें, एक्सपोनेंशियल है ना ये फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं हम, कैसे लेते हैं, ये देखें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास आता है, ये है ना e की पावर x है ना यहाँ पे। तो अगर हम e की पावर x का डेरिवेटिव लेना चाहें x के लिहाज से, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसका डेरिवेटिव आएगा। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद जो पावर है इसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो d/dx, पावर हमारे पास क्या है, x है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x। अब ये देखें, ये dx से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, e की पावर x आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से लेना है। अगर यहाँ पे माइनस है इसके साथ, तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सिंपल, यहाँ पे तो माइनस आएगा ही आएगा। ठीक है, x के साथ पावर में, लेकिन यहाँ पे भी साथ में माइनस आ जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पे जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया, तो सबसे पहले जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एज इट इज़, उसके बाद जब हम पावर का डेरिवेटिव लेंगे,
तो x तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से dx बाई dx आ जाएगा। बाकी हमारे पास रह गया -9, तो वो -9 बाद में यहाँ पे आ गया पहले। जैसे ये देखें, मैं आपको सोल्व करके बता देती हूँ, दिखा देती हैं हम। ये देखें, हमने किसका डेरिवेटिव लेना है, c1 e की पावर -9x का और c2 e की पावर x। देखें, इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो c1 तो एज इट इज़ कॉन्स्टेंट नंबर है ये। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब भी डेरिवेटिव लेना है तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर -9x एज इट इज़, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ -9x प्लस सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ पावर का, जो हमने पावर लिया है, जो पावर है हमारे पास उसका। ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे तो 1 आ गया। अब ये वाला पोर्शन देखें, c1 e की पावर -9x। अब ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये -9 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -9 इंटू, अब ये डी बाई डी एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा dx डिवाइडेड बाई dx। ये कैंसिल आउट, हमारे पास आ जाएगा c1 e की पावर -9x। अब ये -9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम स्टार्ट पे लिख देंगे और साथ में ये हमारे पास आ जाएगा प्लस c2 e की पावर x, ठीक है। तो यही हमने स्टेप यहाँ पे किया हुआ है, देखें ये है, ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के थ्रू हमारे पास जो y डैश ऑफ 1 है वो किसके इक्वल है, 0 के। ये देखिए y डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, x की जगह पे 1 पुट कर दिया, और अब यहाँ पे हमने क्या किया, y डैश ऑफ 1 किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ पे भी हमने 0 पुट कर दिया। ये हमारे पास आ गई इसकी इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इनको ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, हमने c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। या तो c1 की पहले निकल आएगी या c2 की निकल आएगी। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 1 में से 2 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये देखें हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस हो गया। अब ये देखें, ये प्लस ये माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो गए यहाँ पर। बाकी प्लस एंड प्लस 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 होते हैं, तो 9 + 1 10, c1 e की पावर -9 इज इक्वल टू 1 + 0 या 1 - 0 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए हमने तो c1 की निकालनी है, तो किस तरह हमने इसको और इसको यहाँ से ख़त्म करना है। ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। सेम इसी तरह ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये भी इस तरफ आके e की पावर -9 क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये देखें e की पावर -9 भी इधर क्या हो गया, डिवाइड। अब c1 की वैल्यू हमारे पास ये देखें, डिवाइड में क्या है, e की पावर -9, जब हम डिवाइड से ऊपर लेके जाएंगे इसको तो पावर क्या हो जाएगी, पावर का जो साइन है वो हमारे पास चेंज हो जाता है। तो -9 से +9 में चेंज हो गया। ये हमारे पास आ गया c1। अब ये c1 की वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। ये बहुत ईजी मेथड है, ये आप लोग 10 से करते आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 है, उसमें था ये सारा हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो आपने किया, ठीक है। तो ये उसमें है। उसके बाद ये फर्स्ट ईयर में भी हमने ये मेथड किया है, तो अब ये हमारे पास आ गया है 4th ईयर में। तो यहाँ पे हमारे पास है, देखिए जब हमने वैल्यू पुट की c1 की जगह पे, तो c1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/10 e की पावर 9 इक्वेशन नंबर 1 में। ये हमने पुट की, e की पावर +9 e की पावर -9 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आ गया 1/10, c2 की वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ से हमने c2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले ये क्या है, प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हमने e को भी ख़त्म करना है, ये e इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास आ गई c2 की वैल्यू। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब जो हमारे पास जनरल इक्वेशन निकली थी उससे हम इसको पुट कर देंगे। c1 की और c2 की जगह पे वैल्यू पुट की, तो ये देखें ये हमारे पास बेस सेम है एक्सपोनेंशियल में, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, तो 9 - 9x आ गया। इसी तरह
ये देखें ई है, ई की पावर 1 है, जब हम इसको भी डिवाइड से के ऊपर लेके जाएंगे तो ई की पावर -1 हो जाएगी। यहाँ पे भी देखें बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, x-1 आ गया। यहाँ पे भी जब हमने पावर को ऐड किया तो यहाँ से देखें 9 कॉमन आ रहा है, ठीक है, -9 कॉमन ले लें तो क्योंकि x माइनस का है ना, तो अगर आप ऐसे सिर्फ 9 कॉमन लेंगे तब भी ठीक होगा, अगर आपने -9 लेना है तब भी ठीक होगा। सिर्फ इसलिए हमने किया क्योंकि हम x को जो है वो प्लस का करना चाह रहे हैं। तो ये देखें -9 इंटू x-1 एंड +9/10 ए की पावर x-1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। सेम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 है d² + 6t + 9 इंटू y = 0। तो यहाँ पर देखें इसकी जो कंडीशंस है y0 y(0) = 2 एंड y(0) = -3, ये कंडीशंस हैं। तो सेम मेथड, प्रीवियस मेथड जो हमने यूज़ किया है वही इसमें यूज़ करेंगे। देखें हमने सबसे पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन लिया, इसको 0 के इक्वल किया, यहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन की, यहाँ पर हमारे पास 2 रूट्स आ गए हैं। अब रूट्स क्योंकि हमारे पास रियल भी हैं एंड इक्वल भी हैं तो इसके लिए हमने ये इक्वेशन यूज़ कर ली, ये सोल्यूशन हमने ले लिया। अब m की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3, तो हमने -3 पुट कर दिया। अब ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया इक्वेशन नंबर ए। अब हमने कंडीशन देखनी है, कंडीशन हमारे पास क्या है, सबसे पहले कंडीशन तो हमारे पास y(0) = 2 है, ठीक है, ये तो सिंपल हम पुट कर देंगे, इसका डेरिवेटिव नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0, यहाँ पे लिख दिया। अब ये 0 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर दें। तो देखिए हमने यहाँ जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर दिया, 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ये इस x और इस x की जगह पे। तो c1 की वैल्यू, अब यहाँ पे जो y(0) है उसकी वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, y(0) की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब यहाँ पे 0 ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, सिंपल y की जगह पे 2 भी पुट कर सकते हैं। तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 आ गया, तो हमारे पास सिंपल रह गया c1। तो c1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब डेरिवेटिव लेना है इसी इक्वेशन का, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव में है। तो यहाँ से जब हमने डेरिवेटिव इसका लिया तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ गया, यहाँ पर देखें ये है ना हमारे पास, एक हमारे पास फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन हमारे पास ये है। अब देखिए 2 फंक्शन है, दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो लिहाजा हम यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ये आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 में पावर रूल, उसके बाद प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल और भी हैं। तो ये जो हम यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो देखें यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है सेम वैसे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़। उसके बाद पावर का जो है डेरिवेटिव हम लेंगे तो x खत्म हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, -3। तो ये हमारे पास आ गया -3 इंटू ए की पावर -3x। इसी तरह फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लें, ये क्योंकि कांस्टेंट नंबर है इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, ये x है तो dx/dx कैंसिल होके हमारे पास सिंपल रह जाएगा c2। तो यहाँ पे आ गया c2। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें 0 और y की वैल्यू पुट कर दें, y डैश की वैल्यू पुट कर दें -3। तो ये हमने देखिए वैल्यू पुट की, इसको सॉर्ट आउट किया हमने, तो सॉल्व किया इसको, तो हमारे पास इसकी जगह पे हमारे पास आ गया -3, यहाँ पे हमारे पास रह गया -3c + c2, ये आ गया। अब c1 की वैल्यू हमने 2 निकाली थी वो इसमें पुट कर दें, तो यहाँ पे देखिए c1 की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट हो गई, तो हमारे पास सिंपल ये वाली फॉर्म आ गई। अब हमने c2 ईजी निकल जाएगी, यहाँ से c2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, -6 है सिर्फ आगे +6 हो जाएगा, 6 - 3 तो हमारे पास आ जाएगा +3। तो c2 की वैल्यू हमारे पास आ गई +3। अब c1 और c2 दोनों की वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, ए में पुट कर, ये देखें c2 की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास c2 की वैल्यू है, ठीक है, और c1 की हमारे पास 2 थी वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया इंटू ए की पावर -3x आ गया। ये देखें यहाँ पे ज़रा वैल्यूज़ हो गई थी, आगे पीछे हो जाएंगी, c1 की जगह पे c2 की पुट कर दी थी और c2 की जगह पे c1 पुट कर दी थी। तो ये भी कोई इशू नहीं है वैसे,
आप यहाँ पे C2 लिख लें, यहाँ पे C1 लिख लें, आगे पीछे भी कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन अगर एक सीक्वेंस से हम चलते जाएं, अगर एक सीक्वेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो इसलिए यहाँ पे C1 की जगह C1 की वैल्यू आ गई 2 एंड C3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3x इंटू e⁻⁻3x, ये हमारे पास आ गया जनरल सॉल्यूशन है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखें, अब यहाँ पे हमारे पास पहले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है वो हमने लिया, इसको हमने सॉल्व किया। अब कोई भी ऐसे नंबर्स नहीं हैं रियल नंबर्स में जिनको मल्टीप्लाई करने से 13d² आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 60 आए, ठीक है, +60। क्योंकि 13 तो सिर्फ खुद पे ही आता है ना, अपने टेबल पे ही आएगा। 13 1 तो 13 में से 1 को माइनस करें तो 6 तो नहीं आता, या 13 में 1 को ऐड करें तब भी 6 नहीं आता, इसलिए इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया रूट्स, हमारे पास ये आ गए इमेजिनरी आ गए। तो यहाँ पे देखिए इमेजिनरी रूट्स हैं, तो लिहाजा यहाँ पे हमने बताया कि ये वाली कोई हम ये वाला जनरल सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, कॉस एंड साइन वाला। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू -3 है, बीटा की वैल्यू 2 है, यहाँ पे इसकी जगह पे पुट कर दी हमने 2 एंड -3। तो इसको हम कह देंगे कोई ये नंबर ए। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे बताने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर हमने फिर भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे कंडीशंस देखनी है, ठीक है, कंडीशंस के थ्रू यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है और फिर C1 और C2 की वैल्यूज़ यहाँ से हमने फाइंड आउट करनी है और वो इसी इक्वेशन में ला के पुट कर देनी है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x की वैल्यू हमारे पास 0 थी, तो हमने जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर दिया। अब y(0) की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, ये x की वैल्यू है, तो y(0) की जगह पे हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए जब मल्टीप्लाई किया cos 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। और sin 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, sin 0 की वैल्यू हमारे पास होती है 0, ओके, 0 होती है। तो इसलिए ये तो सारा 0 हो जाएगा, C2 तो ख़त्म हो गया, यहाँ से C1 रह जाएगा सिर्फ। तो यहाँ पे C1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब इसी तरह जो नेक्स्ट है उसमें डेरिवेटिव है, तो हम सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे इक्वेशन नंबर ए का। तो देखें जो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास, ये इक्वेशन देखें, ये इक्वेशन ए में ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है, ये सारा फर्स्ट फंक्शन, ये सारा सेकंड फंक्शन। तो इसको हमने देख के करना है सॉल्व। तो देखें इसमें सेकंड फंक्शन रख लें, या सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया हमने, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे लिया है। यहाँ पे देखें ये तो C1 तो कांस्टेंट है, तो ये तो वैसे आ जाएगा। अब cos जो है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ठीक है, तो -sin 2x। अब आपको पता है यहाँ पे फिर बाद में हम एंगल का डेरिवेटिव भी लेते हैं, तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 2। इसी तरह यहाँ पे C2 ये भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है प्लस cos x, ठीक है, तो 2 है आगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos 2x। उसके बाद हम एंगल का डेरिवेटिव भी लेते हैं, तो एंगल हमारे पास क्या है, 2x है, x dx/dx हो जाएगा, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, बाकी रह गया 2। तो यहाँ पे स्टार्ट में 2 भी आ गया। अब कंडीशंस पुट कर दें कि x की वैल्यू 0, y डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें यहाँ पे। तो देखिए x की जगह पे जब हमने 0 पुट किया तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की आ गई, ठीक है। ये यहाँ पे पुट करेंगे, cos 0 की वैल्यू हो गई 1, यहाँ पे C1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी x पुट किया, यहाँ पे 0 e⁻0 1 के इक्वल, तो ये -3 आ गया और साथ में यहाँ पे C1 आ गया। ये तो 0 हो जाएगा ना, cos 0 sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये सारा 0 हो गया। इसी तरह ये भी 0 है, इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो ये e⁻0 = 1 होती है। तो ये भी साइन है, sin 0 0, ये सारे का सारा पोर्शन 0 हो जाएगा। बाकी ये cos है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे आ जाएगा +2c2, तो यहाँ पे आ जाएगा +2c2 आ गया हमारे पास। अब y(0) की वैल्यू हमारे पास है -1, तो यहाँ पे हमने -1 पुट कर दी, इनको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब क्योंकि C1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, यहाँ पे C1 की जगह पे C1 की वैल्यू पुट कर दी, इनको
हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जो भी होते थे यहाँ पे, तो यहाँ से इजीली C2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब यही जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको हमने कोई नंबर ए में पुट कर दिया C1 और C2 की वैल्यूज़ को, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें क्वेश्चन अब यहाँ पे अगेन हमारे पास जो इसका जो ऑर्डर है वो 3 ऑर्डर आ गया है, तो हम अगेन यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? यस ऑब्वियसली सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो ये देखिए हम जी, तो यहाँ हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ किया, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसके बाद हमने इसकी फैक्टराइजेशन की, ये हमारे पास रूट्स आ गए। ये रूट्स 1 जो रूट्स है वो सिंथेटिक डिवीजन का है, ये रूट्स फैक्टराइजेशन का है, दोनों रूट्स। अब ये देखें ये क्या है, रियल हैं लेकिन डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास जो होगा वो ये होगा, डिस्टिंक्ट है ना, इसीलिए सबके साथ जो है एक्सपोनेंशियल आ गया, ई आ जाएगा सबके साथ। तो M1 M2 M3 की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की, तो यहाँ पे हमारे पास आ गई कोई नंबर ए। अब जो कंडीशंस थी हमारे पास उसमें हमारे पास 3 ही कंडीशंस हैं, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास देखें 3 ही कंडीशंस हैं यहाँ पे, y0 इज इक्वल टू 0 और y डैश ऑफ 0 भी इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 ही हैं, बट y डबल डेरिवेटिव ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। तो सबसे पहले हम सिंगल जो हमारे पास इक्वेशन ए आई है उसकी जगह पे x की जगह पे भी 0 पुट कर देंगे, y की जगह पे भी 0 पुट कर देंगे, तो कोई एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर हमने डेरिवेटिव लेना है और अगेन फिर हमने x की जगह पे भी 0 पुट कर देना है और y की जगह पे भी 0 पुट कर देना है। फिर जब हम डबल डेरिवेटिव लेंगे तब हमने x की जगह पे तो 0 पुट करना है, लेकिन y डबल डेरिवेटिव की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो हमने क्या किया, x की जगह पे 0 पुट कर दिया, ठीक है। x की जगह पे 0 पुट किया, उसके बाद y की जगह पे भी हम एंड पे 0 पुट कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें y डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लें, बहुत सिंपल है। देखें e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। जब हम जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको एज इट इज़ लिखेंगे इस फंक्शन को, बाद में जब पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 e की पावर x से मल्टीप्लाई होकर e की पावर x ही आ जाएगा। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था, ये इसका डेरिवेटिव लेना सिखाया था। तो इसका डेरिवेटिव लें एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़, उसके बाद जब पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो वो 2 हम इससे पहले लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसको क्या दे इक्वेशन नंबर, इसको बी का इक्वेशन बी का नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमने इसकी कंडीशंस पुट कर दी, जहाँ पे x है वहाँ पे 0, जहाँ पे y डैश ऑफ 0 है उसकी जगह पे भी हमने 0 पुट कर दिया। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है ये वाली जो इक्वेशन है, हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है ना, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दोबारा से इक्वेशन ए का डेरिवेटिव लें उसके बाद फिर आप इसका अगेन डेरिवेटिव लें, तो ये ज़्यादा लंबा काम हो जाएगा, तो लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, इसी का हम जब नेक्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डबल प्राइम आ जाएगा, डबल डैश आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हम डेरिवेटिव लेंगे इक्वेशन नंबर बी का, तो पहले से डेरिवेटिव था फर्स्ट डेरिवेटिव, अब अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखिए ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे इसका तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। अगेन e की पावर x की जगह पे e की पावर x ही आ गया, e की पावर 2x था, 2 पहले से मौजूद था, जब इसका लिया तो फिर 2 हमारे पास आया, 2 2 4 हो गया, पहले भी 3 था, फिर 3 इसका डेरिवेटिव आया तो 3 से 9 आ गया। अब यहाँ पे कंडीशंस पुट कर दें, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब ये देखें ये 1 2 3 इक्वेशन जो है इनको हमने एक अरेंजमेंट से लिख लिया। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ आ गई, ओके। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो 2C2 में से C2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास C2 आ जाएगा। इन 3C3 में से C3 को माइनस करेंगे तो 2C3 आ जाएगा हमारे पास। ये इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास,
अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम का मतलब होता है में से, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है हमने। तो देखें अगेन किया तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, इसको हमने कह दी इक्वेशन नंबर 5। अब देखें इन दोनों इक्वेशन में, इसमें भी C2 C3 है, इसमें भी C2 C3 है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने कोई सी इन दोनों में से कोई किसी भी एक इक्वेशन को सेम बना के, सेम करके, तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है या ऐड कर देना है। अब देखिए यहाँ पे C2 है, यहाँ पे क्या है 2C2, तो ये वाज़ह नज़र आ रहा है कि अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2C2, तो ये 2C2 इस 2C2 से कैंसिल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 विद इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करने लगे हैं। तो यहाँ पे देखें हमने मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन हमारे पास नेक्स्ट आ गई इक्वेशन नंबर 6। तो जब हमने किया इसको, अब देखें इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को 5 और 6 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये C2 कैंसिल होगी, बाकी हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू रह गई C3। ये C3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ओके, अब इस C3 की जो हमारे पास आया है, इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें तो यहाँ पे इजीली हमारे पास C2 आ गया। जब C2 भी है C3 भी है, इन दोनों को या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या 2 या 3 में, तो हमारे आपके पास इजीली जो है वो C1 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो पुट करें वैल्यू, तो ये देखिए हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास C2 की वैल्यू आ गई। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ C2 एंड C3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट की C2 और C3 की वैल्यू, तो हमारे पास इजीली C1 की वैल्यू आ गई। अब C1 C2 C3 सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब इन सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर A में पुट करना है। तो ये देखें ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन इसका आ गया। अब नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें देखें, इसमें हमारे पास ये स्टेटमेंट दी है, इसमें देखें 3 डेरिवेटिव्स हैं हमारे पास, ठीक है। हमने 3 डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, इनकी कंडीशंस फाइंड करनी है, फिर हमने C1 C2 C3 जो भी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये है हमारे पास, सबसे पहले हम जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है उसको 0 को इक्वल रखेंगे। यहाँ से देखें क्या कॉमन आ रहा है, D³ कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा D-1। एक मतलब D³ को 0 को इक्वल कर देंगे, एक मतलब D-1 को 0 को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे देखें क्यूब को किया, यहाँ से भी हम इसको लिख सकते हैं D × D²। तो अगेन D को 0 को इक्वल कर दें और फिर D² को 0 को इक्वल कर दें। यहाँ से D की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, तो ये 0। अब ये देखें D² है तो हम इसको 0 0 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस 0 आएगा ना, जब इसको स्क्वायर रूट लेके कैंसिल आउट करेंगे तो +0 -0 एक ही बात होती है। तो हमारे पास ये 2 0 हमारे पास आ गई, ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब देखें ये 3 हमारे पास जो रूट्स निकले हैं ना, ये हमारे पास क्या है, रियल और इक्वल रूट्स हैं, और ये हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट है। तो वही सेम इक्वेशन यहाँ पे हम बनाएंगे, प्रीवियस जो हमने जैसे इक्वेशंस लिखी थी। तो जनरल सोल्यूशन रियल और इक्वल के लिए ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया, और जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है उसके लिए हम ये सोल्यूशन लिख देंगे। तो वैल्यूज़ पुट करें, M1 की जगह पे 0 है, M1 की वैल्यू, और M2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो ये देखें जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो ये इजीली हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमने जो गिवन कंडीशंस थी हमारी, उनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन है हमारे पास y(0 = 1। तो हमने इस इक्वेशन में पुट करना है y की जगह पे 1 और x की जगह x की वैल्यू 0 पुट करनी है इक्वेशन नंबर A में। ये देखिए हमने पुट की, तो यहाँ पे से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है जिसको हमने 1 का नाम दिया। तो अब देखें, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाली जो इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया है। अब टेकिंग डेरिवेटिव, अब सेकंड डेरिवेटिव लेना है ना, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है ना हमने, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इस इक्वेशन का लेना है, तो इसलिए हम इक्वेशन A का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे x है ना, तो x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो ये देखें जब लिया इसका हम डेरिवेटिव लें, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो ऑलवेज 0 होता है। C2 x है, इसके साथ ही x ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा हमारे पास C2, ठीक है। डेरिवेटिव ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। अब BSc में या BS में जाके, तो यहाँ से जब हमने इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास ये इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर B, ठीक है। हमने इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है ना, इसलिए इसको भी आपने नेम दे लेना है, ठीक है। इसकी नेमिंग कर लेनी है आपने, क्योंकि इसका अगेन डेरिवेटिव हमने लेना है। तो अब यहाँ से हमने ये कंडीशन ली y(0 = 1
अब यहाँ पे जो y डैश है उसकी वैल्यू 1 है और x की वैल्यू हमारे पास 0 है। इसको इक्वेशन बी में पुट कर दें। तो जब हमने पुट की वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई होकर कुछ वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं, 0 से मल्टीप्लाई होकर कुछ जो रह गई वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब हमने ये देखें, ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करा। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसी इक्वेशन का इक्वेशन नंबर बी का सेकंड डेरिवेटिव लेना है हमने। तो ये देखें सेकंड डेरिवेटिव आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन इसकी आ गई। अब क्योंकि हमने थर्ड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है तो हमने इसको भी नेमिंग दे दी है, सी को, ये नंबर सी का नाम दिया है इसको हमने। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें सबसे पहले। वाई जो डबल डेरिवेटिव है उसकी 3e है, ठीक है, इसकी जगह पे 3 पुट कर देना और एक्स की जगह पे हमने 1 पुट करना है। यहाँ पे ये देखें 1 है ना एक्स की जगह पे। और वैसे भी जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो वाई के साथ एक्स आता है, ठीक है, वाई ऑफ एक्स होता है। तो इसलिए ये एक्स की वैल्यू है और ये जो सामने है ये वाई की वैल्यू है। जैसे फंक्शन है, अगर हम फंक्शन को देखें, फंक्शन को लें तो हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह से नहीं होता, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसे होता है ना। इसीलिए ये हमारे पास फंक्शन है और ये हमारे पास किसका फंक्शन है, ये एक्स का फंक्शन है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी ना यहाँ पे वो एक्स की होगी और ये जो होगी ये वाई की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब क्योंकि हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया, अभी हमने सेकंड तक इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है इस इक्वेशन का। अब हमने थर्ड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। तो थर्ड डेरिवेटिव में देखें इसी जो इक्वेशन नंबर सी है इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा और इसका जब हम लेंगे डेरिवेटिव तो अगेन यही आ जाएगा c4e की पावर x। अब ये देखिए कंडीशन हमने लिखी है, x की जगह पे 1 पुट कर दें, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव है उसकी जगह पे e पुट कर दें। तो ये हमारे पास c4 की यहाँ पे खुद से ही वैल्यू निकल आई 1। अब जब c4 की वैल्यू आ गई है तो देखें इसको किस में पुट करेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाए। तो ये देखें c4 की वैल्यू इसमें पुट कर दें, c3 की आ जाएगी, c4 की वैल्यू इसमें पुट कर दें, आपके पास c2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इजीली c4 की वैल्यू इसमें पुट कर दें, हमारे पास c1 की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एक ही वैल्यू को लेके हम सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक ही वैल्यू पुट करते जाएँ, c4 की वैल्यू सब में पुट करते जाएँ तो हमारे पास आंसर आता जाएगा इसका। तो ये देखिए हमने रीअरेंज कर लिया इसको। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इक्वेशंस हैं ये 1 2 3 4 इक्वेशंस। अब यहाँ पे जो 4 इक्वेशन है इसको हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से हमारे पास c1 की वैल्यू आ गई 0। फिर हमने c4 की वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे हमने हमारे पास c2 की वैल्यू भी अगेन आ गई 0। फिर हमने c4 की वैल्यू 1 को पुट किया 3 में। तो यहाँ पे हमारे पास जो है c3 की उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई e। तो सबकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, c1 c2 c3 एंड c4। ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दी तो हमारे पास यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, x 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो जाएगा, c1 भी 0 हो गया, c2 भी 0 हो गया, बाकी हमारे पास रह गया c3 एंड c4। तो ये देखिए c3 एंड c4 की जगह पे वैल्यू आ गई। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास इसका ये आ गया जी। तो यहाँ तक था, ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.1। तो आज हमने एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 10.2। बट एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो प्रॉपर्टीज़ याद नहीं रखेंगे, वो केसेस याद नहीं रखेंगे तो आप क्वेश्चंस को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो लिहाजा आपने जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी एक्सरसाइज 10.2 की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो बेसिक कंसेप्ट होंगे, उसको अच्छे से आपने देखना है ताकि आपकी जो एक्सरसाइज है वो ईज़िली सॉल्व हो सके। और ये जो एक्सरसाइज है ये भी बहुत इजी है। आप देख रहे हैं एक ही मेथड यूज़ कर रहे हैं, सिंथेटिक मेथड। अगर तो जो स्क्वायर है, पावर जो 2 है, इसे इंक्रीज़ पावर आपके पास आ रही है, बड़ी वैल्यू आ रही है आपके पास, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो हम वहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ कर सकते हैं, या हम वैसे उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बना सकते हैं कॉमन लेके। तो ये थी एक्सरसाइज 10.1, इंतहाई ईजी है और इसके नोट्स भी हैं मेरे पास PDF में। और अगर आपको चाहिए, अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप रब्ता करके तो मुझसे इसके नोट्स ले सकते हैं, ठीक है, 10.1 के। तो होप सो आपको समझ आई हो इस लेक्चर की। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।